देखिए, पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के सीने पर जो घाव दिए हैं, इस घाव को आतंकवादी और उसका आका देश पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आतंकियों के हाथों की कठपुतली पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर की पहली यात्रा पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को ललकारते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान कैसे परमाणु हथियारों की गीदड़ भभकी दे रहा था। क्या परमाणु हथियार ऐसे गैर जिम्मेदार और दुष्ट राष्ट्र के हाथों में सुरक्षित हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीधे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। इधर पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ किया है कि इसे सीज फायर नहीं बल्कि सेसेशन ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन बोलते हैं। जयशंकर ने कहा है कि कई की गोल भारत ने पा लिए थे और 10 मई की सुबह ज्यादा एक्शन हुआ। सैटेलाइट पिक्चर आई और उसमें देखा कि पाकिस्तान का कितना डैमेज हुआ। आपको बता दें कि अब पश्चिमी मीडिया ने भी भारत के हमले में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी को कबूल कर लिया है। ऐसे में ताल ठोके का भी सवाल यही है, वैसी ही चिंता है हमारी भी, जैसा कि देश के रक्षा मंत्री की है। क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी बढ़ानी चाहिए? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के हमले से बौखलाए आतंकियों के हाथ में जा सकते हैं पाकिस्तान के परमाणु हथियार। और क्या IAEA को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की जांच करनी चाहिए? यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि फंड की कमी से पाकिस्तान परमाणु हथियारों की ठीक से मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान से परमाणु हथियार छीन लेना चाहिए? क्या इस तरीके का कोई इतिहास रहा है? क्या यह मुमकिन है? हम मानते हैं कि पाकिस्तान की अपनी संप्रभुत्ता है, लेकिन हमें दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता को ज्यादा तवज्जो देना है, इसकी ज्यादा चिंता करनी है। सवाल RP सिंह साहब आपसे, इशारा तो हम समझ गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का क्या इशारा था आज जब उन्होंने कहा कि IAEA को निगरानी करनी चाहिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की। लेकिन सवाल यह है कि सर, सिर्फ निगरानी से क्या होगा? मामला बहुत पेचीदा है और सिर्फ निगरानी भर से पाकिस्तान पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। नहीं, निगरानी इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान कौन चला रहा है आज, ये समझ में ना आना चाहिए। क्या पाकिस्तान की आर्मी अकेली पाकिस्तान को चला रही है क्या? जो अभी आपने दृश्य हाल में देखे, आतंकियों के अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दफनाने के लिए उनके आर्मी के लोग वहाँ खड़े थे, उनके जनाजे के लिए आर्मी के लोग खड़े थे। तो ये तो दिखता है कि घालमेल है पूरा का पूरा, आर्मी का, आतंकियों का, आतंकी नेताओं का, आतंक फैलाने वालों का, और वहाँ की जो पपेट सरकार है, जो वहाँ की कठपुतली सरकार है, इनका मिला जुला मामला है। अब वो कल ये जो एटॉमी बम है, ये किसके हाथ में लगेंगे, कौन इसको चला बैठेगा, कब चला बैठेगा? वहाँ पर ऑलरेडी बलूचिस्तान सिर उठाकर बैठा है। वो हमें पता नहीं कि इनके एटॉमिक बम बलूचिस्तान में है या नहीं है, मतलब हमें नहीं पता, इनको जानकारी होगी उन्होंने कहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। परंतु कल किसके कब्जे में आ जाएंगे? अफगानिस्तान ऑलरेडी दुरुस्त लाइन पार कर आने को तैयार बैठा है, कौन से रास्ते में कहाँ एटॉमिक बम छुपा रखे हुए पता नहीं होगा। इसलिए ये खतरनाक सा मामला है, और ये सिर्फ भारत के लिए कष्ट का मामला नहीं है, दुनिया के लिए कष्ट का मामला है। और ये किसके हाथ में लगेंगे, किस किस को जानकारी है, और क्या क्या कोई करने को तैयार बैठा है। क्योंकि ये मामला, ये कोई ये नहीं कि कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो बड़ी एक दुनिया को जवाबदेही सरकारें हैं, जहां पर ओसामा बिन लादेन पाया जा सकता है, जी, छुपाया जा सकता है और पाया जा सकता है। तो वहां पर तो कुछ भी हो सकता है। अब वो कल एटॉमिक हथियार किसके हाथ लगकर कहां जाकर क्या शरारत करेगा, वो अच्छा, हम ये सोचे कि चलो वहीं फट गया, उदाहरण के लिए अगर बम वहां भी फट गया तो उसका असर भारत तक भी होगा, उसका असर चीन में भी होगा, उसका असर अफगानिस्तान में भी होगा जी। तो ये तो नहीं ना कि उसका कोई दायरा कोई 10 किलोमीटर का रहने वाला है जी। अब वो इसलिए खतरनाक है मामला, इसलिए जरूरी है। और इस बार के युद्ध ने साबित कर दिया कि
वहाँ पर किस प्रकार के माहौल और किस प्रकार के लोग हैं वहाँ पर जो सरकार चला रहे हैं, जो वहाँ पर सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, डीप स्टेट कौन कंट्रोल कर रहा है और कैसी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब लौटता हूं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच जी के पास में रुख करूंगा। अश्विनी सिवाच जी, एक तो मसला ये कि पाकिस्तान जरा सी बात पर परमाणु बम की धमकी देता आया है। हम अगर किराना हिल्स की बात को, उसकी वहां से आ रही खबर को भी सच माने तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने परमाणु फैसिलिटी का ध्यान नहीं रख सकता, संभाल के उसे नहीं रख सकता। एक तो ये बात। दूसरी बात, जब ट्रंप ने बयान दिया, सीज फायर का ऐलान जब ट्रंप ने किया भारत और पाकिस्तान के बीच, सबसे पहले उन्हीं के हवाले से खबर आई, तो उन्होंने दूसरे दिन उसके बाद ये कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु जंग रुकवाई है। सवाल ये उठता है कि ट्रंप के बयान को हम अहमियत नहीं देते, हम वो मानेंगे जो हमारी सरकार ने कहा, और हमारी सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना हमारी सरकार ने अमेरिका की सीज फायर में भूमिका को लेकर के कोई बयान दिया है। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ये बयान क्यों दिया कि उन्होंने परमाणु जंग रुकवाई है और पाकिस्तान लगातार परमाणु बम की ही धमकी देता आया है। यानी इसका मतलब यह हो गया कि यह परमाणु बम ना हुआ, कोई खिलौना हो गया, इसीलिए यह मसला और गंभीर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, देखो अनुराग, की सच्चाई है कि पाकिस्तान का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर हथियार बनाए, जो इनका साइंटिस्ट AQ खान था, उसने चोरी करके ब्लूप्रिंट ये फ्रांस से लेके आया था और फिर उसने न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में बनाए, और उसके बाद जब इनके पास न्यूक्लियर हथियार हो गए, इन्होंने बेचने की भी कोशिश की। नॉर्थ कोरिया और लोइबिया को AQ खान ने बेचा और लगता पाकिस्तान ने भी बेचा, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब दो बातें हैं, एक तो इनके न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, दूसरा ये इकोनॉमिक गेन के लिए, क्योंकि कंडीशन इनकी ठीक नहीं है, ये दूसरे देशों को बेच सकते हैं। कल को ईरान को भी ये हो सकता है ये बेचने की कोशिश करें। जो अगला पॉइंट आपने बोला कि क्या जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों देशों में और उनके बीच में जंग हो सकती थी फुल फ्लैश, देखो सच्चाई है कि मैंने परमाणु युद्ध रुकवाया है, ये कहा, ट्रंप का बयान है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत बड़ी बात करती, वो ऐसा नहीं। देखो बात ऐसी है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बोगी है उसको हमने पहले एक्सपोज कर दिया है। अगर ऐसी बात है, जब हमने पुलवामा हुआ था तो बालाकोट किया, हम 90 किलोमीटर इनसाइड करके उनका पूरा बालाकोट में जैसे मोहम्मद का जो कैंप था उसको बर्बाद किया। तो ये सच्चाई है, हमने ये कहा है पाकिस्तान को बार बार कि ये न्यूक्लियर हथियार बच्चों का खिलौना नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। दूसरा, भारत के पास बहुत पुख्ता सेकंड क्रेडिबल कैपेबिलिटी है। यूं तो भारत की पॉलिसी है हम फर्स्ट यूज नहीं करते, मगर हम न्यूक्लियर ट्राइड हैं। हम आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान ने गलती से न्यूक्लियर हथियार यूज किया तो हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। अगर पाकिस्तान को ये जब मालूम है तो पाकिस्तान गलती से भी ऐसी गलती नहीं करेगा। ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मुझे लगता है ये हाइप करने के लिए, जैसा वो बोलते हैं। हमने बार बार बोला कि ऐसा कुछ मीडिएशन हुई नहीं, ये जो वार रुका है ये डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात हुई है। डीजीएमओ पाकिस्तान ने 2 बार बात करने की कोशिश की, उसने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें ये लड़ाई बंद करें, क्योंकि उनको मार पड़ रही थी। जिस प्रकार से आपने एक टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया, लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप कर दिए, 11 जो फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, जो स्कार्टू से ले जकोबाबाद, नूर खान और आपका सरगोदा, उनको बर्बाद कर दिया। तो पाकिस्तान की कमर टूट गई थी। वो चाहते थे किसी तरीके सीज फायर हो, क्योंकि भारत जो है बहुत ज्यादा सक्रिय हो रखा था और भारत ने लार्जर इंटरेस्ट में उस चीज को माना। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की बात ये कहें कि न्यूक्लियर वार हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहे कितना भी बेवकूफ देश हो, वो एक समझता कि भारत के पास बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है, उसको सेकंड स्ट्राइक की। मगर दुख की बात यह है कि न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान में सेफ नहीं है। वो क्यों नहीं सेफ है? एक जो जिस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे थे, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को देखना चाहिए कि वहां पर आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, कल को आतंकवादियों के हाथ में भी ये न्यूक्लियर हथियार पड़ सकते हैं और वो बहुत बड़ा चिंता का कारण है।
दूसरा एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो बात कर रहे थे, ये दूसरे देश को भी बेच सकते हैं, क्योंकि अपने इकोनॉमिक गेन के लिए, जैसे इन्होंने लीबिया और नॉर्थ कोरिया को बेचा था, ये ईरान को भी या किसी और देश को भी, टर्की को भी बेच सकते हैं। ये सुनने में आया, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस प्रकार से इन्होंने एक हाइप क्रिएट की किराना के अंदर कि रेडिएशन हो रही थी, जो नहीं हुई, भारत ने कोई भी हमला नहीं किया। सरगोदा और किराना हिल में 25 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर इन्होंने एक प्रकार से इतनी हाइप कर दी कि कहीं न्यूक्लियर रेडिएशन हो रही थी, वो आईए ने अभी उसको मना कर दिया। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए हमारी दुर्वाइस है आईईए से कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं इनकी जो अभी कंट्रोल लेना चाहिए आईईए को, क्योंकि पाकिस्तान इनकैपेबल है। पाकिस्तान जो एक प्रकार ऐसा देश है जहां सिविल वार जैसी सिचुएशन। ठीक है अश्विनी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। जी अश्विनी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। दीपक वोरा सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। दीपक वोरा सर, जनरल अश्विनी सीवाच जी ने ये तो माना, देखिए वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल करता तो उसे पता है कि उसका जो पाकिस्तान है वो नक्शे से मिट जाता, यानी कि वो ये मान रहे हैं कि वो कर सकता था, क्योंकि ऐसे किसी देश के बारे में धारणा रखना यूं मामूली बात नहीं। हम जानते हैं कि बंदर के हाथ में है उस्तरा। अब आप ही के अंदाज में आपसे सवाल पूछता हूं सर कि ये बंदर के हाथ में है उस्तरा, उसके हाथ से ये छुड़ाएं किस तरह? आईएईए की बात है, वो निगरानी करेगा, लेकिन निगरानी काफी नहीं है सर। जब तक वो ये नहीं मानेगा, अपनी ये रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा कि जो पाकिस्तान में परमाणु हथियार हैं वो पूरी देश और दुनिया के लिए खतरनाक हैं और वो वहां पर सेफ नहीं है, और वो ये रिपोर्ट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं भेजेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन वीटो इस्तेमाल कर सकता है उसके हक में, ये भी हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पहली शिकायत यह है कि आपने स्टूडियो में नहीं बुलाया, जब आपके साथ होता हूं मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। अरे सर, मैं हमेशा चाहता हूं कि आप स्टूडियो में रहें। थैंक यू। अब दूसरी चीज़, ये बंदर के हाथ में उस तरह दे दिया, अगर बंदर अपना गला काट रहा है उस तरह के साथ तो हमारा क्या जाता है भाई। ये कहते हैं ना कि जब आपका दुश्मन कोई गलती कर रहा हो तो उसको कृपा ना रोकिए, करने दीजिए गलती। सर मैं बताता हूँ पाकिस्तान के, मैंने तो बहुत अच्छी तरह से इसको समझा है। आपको याद होगा कि जब कारगिल हुआ था 1999 में, तो एक कोई बेवकूफ़ वहाँ पे था, कोई दूसरा जनरल था, शराब वराब बहुत पीता था, मुशरफ ऐसा ही कुछ नाम था। तो उसने भी धमकी दी थी, धमकी देने की कोशिश, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो मर गया था शराब पी पी के, फिर बोला हाय मैं मर रहा हूँ दुबई में। तो उसने भी धमकी दी थी कि मैं परमाणु हथियार का प्रयोग कर सकता हूं। और फिर अमेरिका, ये दिस इज़ अ फैक्ट, मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स ने बताया, उन लोगों ने बताया जो शरीक हुए थे इस एक्शन में। वहां से लोग उड़ के गए इस्लामाबाद, बोला अबे बेवकूफ़, अगर तूने ऐसा कुछ किया भारत तेरे को ख़त्म कर देगा हमेशा के लिए। तो फिर वो शांत हो गया। फिर वो जो दूसरा होता था बदमाश, जिसका नाम शरीफ है, वो दौड़ा गया अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस पर और जाके उसको मेरे मित्र बिल्लू भाई क्लिंटन को कहता है चाचा मुझे बचा लो एटसेट्रा। ये तो कहानी पूरी आपको मालूम है। अब अगर वो धमकी देता है न्यूक्लियर हथियारों की, वो जो मैड मुल्ला मुनीर है सर, वो बेकार के। अब आपने देखा है पिछले 4 दिनों से जब से हमने जब वहाँ पे कुछ हुआ है रेडिएशन के बारे में बातचीत करी, अब वहाँ पे कोई बात नहीं करता। पहले तो कहते थे हम ये कर देंगे, ये फेंक देंगे। कहाँ गए तुम्हारे न्यूक्लियर वेपन? वो खुद समझ गए खतरनाक। अब तो पानी, अब तो दीपक वोरा सर पानी मांग रहे हैं, अब तो पानी मांग रहे हो। मैं आपको अभी बताता हूँ सर। अब तो आपने अभी ये चर्चा हुई है शायद वो टर्की को बेच देगा, सऊदी अरेबिया को बेच देगा, सवाल नहीं पैदा होता। मैं बताता हूँ क्यों। पाकिस्तान कहता है कि मैं चौधरी हूँ इस्लामिक देशों का क्योंकि मेरे पास हथियार है न्यूक्लियर, अगर उसे किसी और को दे दिया वो चली जाएगी एक्सक्लूसिविटी। दूसरी तरफ टर्की कहता है मैं ऑटोमान हूँ, मैं चौधरी हूँ। ईरान कहता है मैं चौधरी हूँ। सऊदी अरेबिया कहता है मेरे पास मक्का मदीना है, चौधरी मैं हूँ। तो वो बेचने वाला नहीं है किसी को, ये आप मान लीजिए। ये सब कहने की बातें हैं, नॉन स्टेट एक्टर ले जाएंगे, वो खुद ही नॉन स्टेट है। हमने क्या किया है, एंड 30 सेकेंड्स मोर, हम उसको कहते हैं क्वाड्रूपल लॉक, 4 ताले। पहला ताला रेप्यूटेशनल डिप्लोमेटिक अकेला पड़ गया है, दूसरा आर्थिक उसके हाथ में कटोरा है, तीसरा हमने मिलिट्री लॉक लगा दिया आपने देखा है, और चौथा सर जिसको मैं कहता हूं वो है लिक्विड लॉक, हमने पानी का ताला भी उसको लगा दिया। अब पानी की भीख मांगेगा, ये मांगना शुरू कर दिया है। सो माय थिंग, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ये बकवास जो मर्जी करे, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं मालूम। और फाइनली सर बलूचिस्तान, मेरे बहुत से दोस्त हैं, माता हिंगलाज का मंदिर है वहाँ पर, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन बहुत से मेरे बलोच दोस्त हैं। और अगर आप लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, माय बलोच फ्रेंड्स, हम लोग तो आपस में बातचीत करते रहते हैं
प्लीज अपनी सरकार बनाइए इन एग्जाइल और अपनी आजादी की घोषणा कर दीजिए। ये मैड मुल्ला मुनीर कुछ नहीं कर पाएगा, गधा है। आप उसके सिपाही दौड़ रहे हैं बलूचिस्तान से क्योंकि आप उनको ठोक रहे हैं। गो अहेड एंड डू इट। अब ये समय आ गया है कि आप अपनी आजादी की घोषणा कर दीजिएगा। मैं आपके साथ हूं। ठीक है दीपक वोरा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ यहाँ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड ईयू के देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी, परमाणु बम का इस्तेमाल इतना आसान नहीं होता। आमतौर पर आम लोगों को लगता यह है कि जैसे ग्रेनेड फेंका जाता है ऐसी परमाणु बम तो नहीं फेंका जाता कहीं, या फिर जैसे मिसाइल चलाई जाती है वैसे कहीं उसको दागा तो नहीं जाता। बेशक वैसे ही दागा जाता है जैसे मिसाइल फायर की जाती है, लेकिन उसके अवयव अलग अलग होते हैं। 4 चरणों से होकर के परमाणु बम को लॉन्च किया जाता है। इतना आसान नहीं होता, और वो भी एक इस छोर पर एक इस छोर पर रखा होता है। सवाल ये उठता है कि अगर हम उसकी निगरानी की बात भी कर रहे हैं तो ये मांग कितनी जायज है। हम अगर IAEA से कह रहे हैं कि भाई निगरानी होनी चाहिए, तो कितनी महत्वपूर्ण होगी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी? जी हाँ, राजनाथ सिंह ने जो आज बयान दिया कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार IAEA के निगरानी में होने चाहिए, अच्छा लगता है सुनकर। मुझे भी खुशी होगी अगर ऐसा हो, लेकिन सोचना पड़ेगा कि ऐसा कैसे होगा। क्या IAEA के पास किस तरह की फौज है, पुलिस है, या इतना डिप्लोमेटिक क्लाउट है कि वो पाकिस्तान को बाध्य कर सके? तो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, सार्वभौम देश है, सोवरेन पावर है। किसी भी देश के सोवरेन पावर को वो अपना दिल दिमाग समझते हैं। भारत भी अपने न्यूक्लियर हथियार को हम दिल से लगा के रखते हैं। तो पाकिस्तान से महज कह देना, समझाना, बार बार बोलना, नेगोशिएट करना, चाहे कोई भी करे, चाहे अमेरिका उनके ऊपर दबाव डाले, क्या वो अपने न्यूक्लियर हथियार को सौंप देगा IAEA को? मेरा आकलन है नहीं। क्योंकि जिस भी पाकिस्तान की सरकार ने, चाहे वो PMLN हो या कोई भी हो, या जिस भी पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार ने, आसिम मुनीर हैं, जिसने भी अगर ये कॉम्प्रोमाइज, पहली चीज तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे नहीं, करेंगे सवाल ही नहीं उठता जी। क्यों एक देश की जो सरकार है, चाहे सिविलियन सरकार हो या फौजी सरकार हो, वो हैंड ओवर करेगी? क्योंकि वो उसके पतन का पहला दिन होगा। जिस दिन भी किसी भी देश की सरकार ने अपने न्यूक्लियर हथियार को एक इंटरनेशनल सुपरविजन में भेज दिया IAEA, तो पाकिस्तान में अगला वोट तो छोड़ दीजिए। लोग जैसे पिछले साल कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, फ्रिज खोल के खाना खा गए थे, इस बार वो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के घर में भी घुस जाएंगे, फ्रिज खोल के खाना खा लेंगे। मेरे ख्याल से वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ को और ISI चीफ को डंडे से मार मार के पीट डालेंगे। मर जाएंगे ये लोग, जिंदा नहीं रहेंगे। दूसरी चीज, क्या हम चतुराई से एक औचक हमला करके, कमांडो रेड करके या हथियारों का इस्तेमाल करके इनको अपने काबू में ले सकते हैं? इस तरह की एक प्रस्तावना 1 दशक पहले हुई थी, जब इजराइल इस प्रपोजल के बारे में बहुत सीरियस था। अमेरिका ने भी कह दिया था कि ठीक है, आप स्टडी कर लो, और भारत में भी वो हवा आई थी। लेकिन स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि उनकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है अपने न्यूक्लियर हथियार्स की, वो ऐसी है कि हम यानी इजराइल, अमेरिका मिलकर अगर एक औचक हमला करते हैं, कमांडो रेड करते हैं, तो उनको काबू में नहीं ले सकते। बहुत अच्छी तरह प्रोटेस्टेड है। क्या हम एक नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब डाल के इनको नष्ट कर सकते हैं? हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब हमारे पास भी है 1000 पाउंडर्स, इजराइल के पास भी है 2000 पाउंडर्स, अमेरिका के पास डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बॉम्ब है 8000 पाउंड। क्या हम उनको डाल के इनको खत्म कर सकते हैं? टारगेट से एरिया सबको मालूम है। ऐसा शायद संभव नहीं है, क्योंकि उससे एक बड़ा चांस है कि उससे जो न्यूक्लियर डस्ट निकलेगी, हो सकता है न्यूक्लियर विकिरण निकले। जो कंटामिनेशन होगा वो हवा में होगा, जमीन में होगा, पानी में होगा, पेड़ पौधों में होगा। हवा का रुख किसी भी दिशा में जा सकता है जी। अभी मैं बता रहा हूँ, हवा वेस्टर्लीज चल रही है, पाकिस्तान से इंडिया की तरफ हवा चल रही है। तो क्या हम बॉम्ब्स गिरा के, नॉर्मल कन्वेंशनल बॉम्ब गिराकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर जखीरे को नष्ट कर सकते हैं? ये भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं राजनाथ सिंह जी के बयान को हल्का नहीं ले सकता। एक तरीका तो है, वो है कि अमेरिका पाकिस्तान को कहे। जी कैसे कहेगा सर? अमेरिका की भूमिका तो साफ हो चुकी है। अरविंद मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम अगर देखें कि
हमने ये गुजारिश भी की और हमने कन्विंस भी कर लिया कि IAEA निगरानी करने लगा और उसने अपनी रिपोर्ट भी बना दी, और वो अपनी रिपोर्ट बना करके फ़र्ज़ कीजिएगा कि ये बताता है कि भाई पाकिस्तान में परमाणु हथियार सेफ नहीं है और इसकी कस्टडी ली जानी चाहिए, या फिर परमाणु हथियार पाकिस्तान से ले लिए जाने चाहिए, जैसा इतिहास हमें इससे पहले कहीं मिलता नहीं है। लेकिन अगर AIA ये कह देता है और वो UN सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी रिकमेंडेशन देता है तो ये भी मुमकिन है। लेकिन हम जानते हैं कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में फिर पाकिस्तान की गर्लफ्रेंड चीन और उसका बॉयफ्रेंड अमेरिका, उनका क्या रुख हो सकता है, वो अपना वीटो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। नहीं, ये बहुत आसान काम नहीं है, बल्कि इसी समय जो छोटा टकराव हुआ और जिसमें टेररिज्म और पाक फौज और गवर्नमेंट इन सब का ऐसा घालमेल इतना साफ ढंग से सारी दुनिया ने देखा, इसके बावजूद आप देखिए कि उसको तुर्की, अजरबैजान, चीन इन सब का सपोर्ट आखिर तक बना रहा। और हम सब लोगों का गुस्सा रह के ट्रंप की तरफ जाता है कि वो किस हैसियत से मध्यस्थता कर रहे हैं और किस हैसियत से उन्होंने ये अनाउंस कर दिया। ट्रंप का दोष कितना बड़ा है उसको आप थोड़ी देर के लिए भूलिए, चीन का दोष कितना बड़ा है। चीन का निवेश होगा, निवेश की रखवाली वो कैसे करता है वो अलग है, लेकिन चीन ने इसमें क्या रोल निभाया। और हम सब लोगों का गुस्सा, मैं दो दिन से देख रहा हूँ कि टूरिस्ट नहीं जाएंगे और व्यापार नहीं होगा, ये सारा गुस्सा तुर्की और अजरबैजान के लिए है, चीन के लिए कोई गुस्सा कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और चीन हर पॉइंट पे UN से लेके IAEA तक सब जगह चीन एक उसका ऐसा दोस्त बैठा हुआ है। चीन उस लिहाज से उतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, हालांकि वहां से जो सामान आता है उसकी तादाद कहीं ज्यादा है जो तुर्की से सामान आता है, तो जितना चीन से आ रहा है अब तो वो सबसे हमारा बड़ा पार्टनर, मेड इन चाइना सबसे बड़ी दिक्कत। तो इसलिए वो हमारे लिए तो उस पर कोई इशू नहीं बनता कहीं दिखाई दे रहा है। और चीन ने जो मदद की है इसमें, इस नंगाई के बावजूद, पाकिस्तान के इस नंगाई के बावजूद जिस तरह से मदद की है और जिस तरह से खड़ा रहा है सब जगह, वो मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियस पॉइंट है। वो अमेरिकी कोशिश जो भी होगी इस इलाके में अपना बिजनेस डील करने कराने का, चीन अपनी मौजूदगी मजबूत करता जा रहा है और उसमें पाकिस्तान जैसे ठिकाने पे एटम होना, बम, वो मेरे ख्याल से उसकी मौजूदगी को और ज़्यादा मजबूती दे रहा है। वो इस पूरे इलाके में अपने बमों का इस्तेमाल करे न करे, पाकिस्तान के इन बमों को अपने सहारे से या अपने इशारे पे नचा सकता है। तो इसलिए ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जी, ये पूरे इस इलाके की पॉलिटिक्स का एक वो पॉइंट बना हुआ है। और उसकी अपनी हालत जितनी खराब होती जा रही है पाकिस्तान की जी, मुझे लगता है कि ये नाजुक स्थिति और ज़्यादा नाजुक होती जा रही है। पाकिस्तान जितना ही दूसरे पे डिपेंडेंट होता जा रहा है, तो वो बंदर के हाथ में उस तरह आप कह रहे हैं, वो बंदर का कमज़ोर होना भी कोई बहुत उस तरह बचाने वाला काम नहीं हो रहा है। वो उससे और ज्यादा खतरा बढ़ रहा है, बिल्कुल आप सही, क्योंकि वो पता नहीं किसके हाथ में वो उस तरह पहुंच रहा है। राजकिशोर जी, यही चिंता है कि चलिए बंदर के हाथ में उस तरह होता तब भी ठीक था, कहीं बंदर ये उस तरह आतंकवादियों के हाथ न सौंप दे। क्योंकि हम जानते हैं अमेरिका किस तरीके के सुर बोल रहा है, जाहिर सी बात है। अगर वहां के रक्षा मंत्री पाकिस्तान के ये कहते हैं कि 30 साल से अमेरिका के कहने पर हम आतंकी पैदा कर रहे थे, मैं मानता हूं आतंकी पाकिस्तान पालता नहीं, आतंकी पालता तो अमेरिका है, पैदा करता है पाकिस्तान। तो जो अमेरिका के लिए आतंकी पैदा कर रहे थे वो तो बोलेगा नहीं। अमेरिका तो इस मामले में खामोश है, IMF से उसने चंदा दिलवा भी दिया, 16% स्टेक था उसका, अगर वो चाहता, अगर वो एब्सटेन कर लेता तो पाकिस्तान आज भिखारी हो चुका होता पूरी तरीके से। सवाल ये उठता है कि ये परमाणु हथियार जो पाकिस्तान में सेफ नहीं है, इसकी कितनी उम्मीद है कि अब चिड़ा हुआ पाकिस्तान कुछ ऐसी योजना बनाए कि ये हथियार आतंकियों के हाथ चले जाएं, फिर वो उनका गलत इस्तेमाल करें, जिसकी संभावना भी, जिसकी आशंका भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी कितनी है। नहीं, देखिए पाकिस्तान जिस परिस्थिति में, अनुराग जी जिस स्थिति में है, वहां पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बात कह रहे हैं तो अभी बातें हो रही थी कि मतलब IAEA वो कर सकता है, नहीं कर सकता है, आखिर इससे क्या हासिल होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहले शोकाज नोटिस होता है, फिर सस्पेंशन होता है, फिर टर्मिनेशन होता है। ये प्रक्रिया है, पहले ये मुद्दा तो उठाया गया ना। अच्छा, इस चीज की बात समझनी पड़ेगी कि अगर सर मुद्दा तो भारत ने IMF का भी उठाया सर, हमने एब्सटेन किया, उससे क्या हो गया? मिल गए ना उसको $2.3 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल मिल गए। और लगातार ये जो डबल स्टैंडर्ड जो दिखाई पड़ते रहे, ट्रंप का, आज ही ट्रंप का बयान अगर आप देखेंगे तो एप्पल के CEO टिम कुक को क्या कह रहे हैं? धमकाया नहीं, वो कह रहे हैं कि भारत में आप क्यों मतलब वो कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, जबकि 50% जो है यही से बनकर जा रहा था। तो बोले हमने आपको बर्दाश्त किया है क्योंकि आप $500 बिलियन का यहाँ से वो लेकर आ रहे हैं बिजनेस, लेकिन हम आपके जो संयंत्र जो है वो हम
बेचने दे रहे हैं जो चाइना निर्मित थे। खैर, मतलब ट्रम्प क्या कह रहे हैं और क्या हो रहा है, पर ये जो वाकई महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि सब जगह कहीं हार्वर्ड है, कहीं मैसेच्यूसेट्स है, हमारे पास IIT IIM है, वहाँ पर लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैसे मोहम्मद है, जिनके इंस्टीट्यूट्स हमने गिराए हैं। अब इनके जो तमाम जो प्राचार्य हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अभी भी खुले छूट रहे हैं। और जिस तरीके से जिनको 31 साल की सजा मिली थी जिस शख्स को, वो बाद में वहाँ पर तकरीर करते हुए देखा गया। तो ऐसी स्थिति में ये कब किस आतंकवादी के हाथ में पड़ जाए, कौन सा आतंकवादी गुट वहां पर हो जाए, तहरीके तालिबान के हाथ में पड़ जाए, चूंकि वहां भी दिक्कत है। बिल्कुल ठीक कहा गया कि अभी बलूचिस्तान वाले लेकर चले आए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये मुद्दा आज उठाने की शुरुआत जो हुई है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हर साल 1 जनवरी को कुछ हो ना हो, लेकिन अपने नाभिकीय संयंत्रों की सूची भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ में साझा करते हैं। किराना हिल्स की जिसकी चर्चा चल रही, उसको हमारे जो एयर मार्शल हैं AK भारती, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वहां पर इस तरीके की चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि कहां पर यह संयंत्र है, कहां पर उसने परमाणु छुपा कर रखे हुए हैं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं दी है। तो जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। और जो आपने कहा कि आतंकवाद, तो आतंकवाद की सरोगेट मदर तो पाकिस्तान है ही है, लेकिन आतंकवाद की जननी वो मूलतः उसके स्वभाव में है, उसको वो सूट करता, उसके अलावा कुछ आना। जैसे आप पत्रकारिता के अलावा कुछ और नहीं कर पाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। पाकिस्तान का जो मूल चरित्र हो गया इस समय, वो आतंकवाद का हो गया। सिर्फ जो है धमकाते रहो, मारते रहो और रक्त की होली खेलते रहो, इसके अलावा उनको कुछ आता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई और लगातार वहां पर पेश होती जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो शुरुआत हुई है, जो कहा गया है, ये सिर्फ यहां रुकने वाली बात नहीं है। रक्षा मंत्री की तरफ से जब ये बात कहलाई गई है, इसके बाद ये बढ़ेगा। और आप याद रखिए, आपने रासायनिक हथियारों के नाम पे सद्दाम हुसैन को खोद कर निकाला था। आपको रासायनिक हथियार मिले नहीं, आपको उसके दुरुपयोग की चिंता थी। लेकिन यहां पर तो एक बड़ा खतरा है, और वो खतरा सिर्फ एक खास क्षेत्र के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। और पाकिस्तान में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी खतरा है, क्योंकि वो तो खुद फिदाइन हैं। वो किस तरीके से, कैसे भस्मासुर हैं, वो अपने आप को भी खत्म करें, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। तो वो भारत की उंगली कटवाने के चक्कर में अपना सिर भी कटवा सकते हैं। ये बार बार दिखाई पड़ रहा, हालांकि कटेगा उनका सिर ही। पर यह अलग बात है कि भारत ने अब अपनी उंगली को भी सुरक्षित कर लिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, अभी जो कुछ हुआ है, उससे एक भरोसा तो बढ़ता है। और मुझे लगता है कि भारतीय सैन्य क्षमताओं और भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है, उसको लेकर पूरी दुनिया ने लोहा माना है। RP सिंह सर, एक भरोसा राजकिशोर कायम कर रहे हैं कि भाई ये भरोसा बनता है, लेकिन एक भरोसा IMF का टूटा भी है। भारत ने विरोध जताया, लेकिन हमने देखा कि बाकी 24 देशों ने किस तरीके से, जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान को भीख दे दी, उसको बाकायदा चंदा दे दिया गया 2.3 मिलियन का। अब 2 उम्मीदें और बची हैं सर। एक FATF बचा है, जहां आप उसे ग्रे लिस्ट में डालने की वकालत कर सकते हैं, आपके पास पूरे सबूत हैं, आप उसे ब्लैक लिस्ट करवा सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर भी अमेरिका बैठा हुआ है। दूसरी उम्मीद यह हुई है कि IAEA से आप किसी तरीके से निगरानी उसकी करवाएं और IAEA रिपोर्ट बनाए और बताए कि हां, परमाणु हथियार वहां सेफ नहीं है। सरकार को किस तरीके से आप समझते हैं कि काम करना होगा कि हम, एक भरोसा टूटा है लेकिन बाकी जो 2 भरोसे बचे हैं वो ना टूटे? देखिए, वो जो एक भरोसा टूटा है, वो हमारा नहीं टूटा, पूरी दुनिया का टूटा है। वो पैसा आकर कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? वो 14 करोड़ रुपया तो दे दिया गया मुजाहिदीन फंड के नाम पे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं रह गया, वो इंटरनेशनल मुजाहिदीन फंड हो गया। वो कहाँ का इस्तेमाल होगा? वो वहाँ पर उनके जो टूट फूट हुई है उसकी रिपेयर के लिए कह दिया गया हम पैसा देंगे, सरकार पैसा देगी। तो आतंकियों के अड्डे द्वारा बनाने के लिए उनको पैसा परोस कर देने की बात हो रही है। हाँ, जब बाकी आपने जो 2 बातें करी, उसमें ये जो बार बार IAEA के रोल के बारे में जो बात आ रही है, IAEA सैंक्शंस लगा सकता है, UN अब उसमें कितनी होगी ये करने की बात है, परंतु उस रास्ते पे हम चल चुके हैं। जो राजनाथ सिंह जी ने, मानिए रक्षा मंत्री जी ने जो बात कही, वो उसी रास्ते की ओर है। वो उन पर निगरानी रखने का तरीका है कि जब सैंक्शन लगेंगी, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगी, जैसे FATF में सैंक्शंस लगेंगी, तो वो जो नस है वो कसी जाएगी। ऐसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में सैंक्शंस लगें तो क्या होगा? जब वो नस कसी जाएगी तो ही वो काबू आएगा। अन्यथा जो मैंने शुरू में कहा, हम में से किसी को नहीं पता कि कहाँ है और कहाँ किस स्थिति में है, किसके कंट्रोल में है, ये किसी को पता नहीं।
और उनकी आर्मी के कंट्रोल में है, ये भी जानकारी है, ये भी जानकारी पुख्ता नहीं हो सकती। बेशक वो लिस्ट देते हैं, अपनी साल के साल लिस्ट अपनी साझा करते हैं, परंतु अब वो किस हिस्से में है, उस हिस्से पे कंट्रोल किसका रहेगा आने वाले दिनों में, तो ये एक ऐसा मामला है जो जिसकी नज़र दुनिया पे जानी चाहिए और दुनिया को इसकी चिंता करनी चाहिए। जैसे भी कहा गया सद्दाम हुसैन को लेकर चिंता की गई, उससे कई गुना ज़्यादा, कई हजार गुना ज़्यादा खतरा पाकिस्तान में एटॉमिक हथियार होने का है और उसकी चिंता करनी होगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने एटॉमिक युद्ध रुकवा दिया, तो वो उसकी चिंता तो उनको वहाँ करनी चाहिए। वो जो मोहब्बत है उनकी, वो उसको देखेगी, उसको उस मोहब्बत का कैसे वो इस्तेमाल करते हैं अपनी। जी दीपक बोरा सर, अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने परमाणु युद्ध रुकवाया, तो इसका मतलब है कि वो ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करने की धमकी देता रहा है। भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर, अपने परमाणु हथियारों को लेकर के कभी इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। सवाल ये उठता है सर कि अब अगली लड़ाई FATF की है। पाकिस्तान किस कदर आतंकी देश है ये अमेरिका भी जानता है। हमने देखा कि पाकिस्तान इससे पहले जब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ तो बहावलपुर में किस तरीके से लश्कर के जो कैंप्स हैं वो दुगने बड़े हो गए थे। वहां पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन हुआ, वहां पर किस तरीके की एस्टेब्लिशमेंट हुई, और उनमें से एक कैंप तो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से सिर्फ 8-10 किलोमीटर दूर न केवल पनपा बल्कि फला फूला भी। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट होना चाहिए, बावजूद इसके पाकिस्तान बाहर क्यों है और क्या उम्मीद करते हैं आप इससे आगे? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हाथ में एप्पल फ़ोन है और मैं टर्की के एप्पल नहीं खाता, और ये जो एप्पल भारत में बना हुआ है ध्वज है और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी इसके ऊपर है। ध्यान से, ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं संदेशा भेज रहा था। आपने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात की, मैंने काम किया है उस एरिया में। सर क्या होता है, 29-30 उसके जो मेंबर हैं, 3 इकट्ठे होकर कहें कि फलाने देश को नहीं रखना है, और वो चीन करेगा, वो टर्की करेगा, मलेशिया करेगा, हम उसको नहीं डाल पाएंगे। फिर दूसरा कि सैंक्शंस लगेंगे। नहीं सर, FATF कोई सैंक्शन नहीं लगाता है, ना उसके पास ताकत है, ना लीगल स्टैंडिंग है। लेकिन एक स्पिन ऑफ नुकसान ये होता है कि कोई भी देश पूंजी निवेश वहाँ पाकिस्तान में नहीं करेगा। अरे ये तो आतंकी देश है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग करते हैं, वो इसका नेगेटिव असर पड़ता है। डायरेक्टली वो कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज इंटरनेशनल, हमारा ये सिस्टम है। अब आपने जो बात की कि वो बार बार धमकी देता, आपने देखा होगा सर पिछले 4 दिन से वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 1 जनवरी हर साल को भारत की, पिछले 30-35 साल हो गए, भारत और पाकिस्तान एक्सचेंज करते हैं। भाई टाइगर, ये मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, ये तेरी हैं, तू मुझ पे हमला मत करियो, मैं तेरी पे नहीं करूँगा। लेकिन पाकिस्तान जो 1 जनवरी 2025 को दिया, झूठ बोले। सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं सर, जो यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाते हैं, उन्होंने अपने एक मिलिट्री बेस में रख दिया, जो नहीं रखना चाहिए था, बताया नहीं। और दूसरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर, और ये सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ, मिलिट्री बेस में रखा न्यूक्लियर रिएक्टर ऊर्जा पैदा करने के लिए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूजल मशीन्स को, जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं, उनको ऊर्जा चाहिए। तो ये जो हमला हुआ है, जो हमने प्रिसीजन स्ट्राइक किया, मेरा मानना, अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, मैं अमेरिकन और इजरायली फ्रेंड से बात कर रहा हूं, कि रेडिएशन लीक हुआ है। उसका कोर जो रिएक्टर का है वो पिघल गया है। फुकुशिमा में ये हुआ था, चेरनोबिल में ये हुआ था। उसके लिए सर बोरॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो नील नदी के इर्द गिर्द पाया जाता है, उसको कंटेन करने के लिए। नहीं तो रेडिएशन हवा में जाती है, और सुन लीजिए सर, 10,000 साल तक कोई वहां पे रह नहीं पाएगा। नहीं तो रेडिएशन इतनी बढ़ जाएगी, कैंसर होगा, ये होगा, बच्चे डिफॉर्म पैदा होंगे, बहुत खतरनाक चीज है। लेकिन वो मैड मुल्ला मुनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्की में 8-10 पत्नियां हैं, वहां भाग जाएगा, उसको क्या लेना देना है अपने देश से। तो पाकिस्तान का साथ देगा, वो हमारे साथ नहीं हो सकता, हम उसके साथ नहीं हो सकते, और वो उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाए। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज देने का वक्त है। देखिए, टेररिज्म पे हमारा मैसेज कैसे गया है वो बहुत पीड़ादायक है। मैं मानता हूँ कि जितना झेला है हमने, और उसके बाद भी जो मैसेज आया है दुनिया के सामने, और जो इतना साफ सबको दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान को सपोर्ट लोग करने वाले इस दुनिया में हैं, तो ये अनफॉर्चुनेट स्थिति है। और इसमें मुझे लगता है कि ये JNU और जामिया जैसे
फैसलों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैं जब देख रहा था, लेकिन हमारी एक पोस्चरिंग तो साफ है कि हम हर तरीके का सौदा रद्द कर सकते हैं, हम हर तरीके के संबंध दबाव तो बनता ही है, इन सब का दबाव बनता है। और खास तौर से उन देशों में जहां डेमोक्रेसी है, क्योंकि और कुछ हो ना हो 5 साल में लोग अपना फैसला कम से कम बदल सकते हैं और लोग बदलते हैं। ऐसा उन देशों के लिए ज़्यादा मुश्किल है, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जहां डेमोक्रेसी है भी और नहीं भी है, जहां डेमोक्रेसी का नाटक चल रहा है और जहां मिलिट्री, फौज और टेररिज्म का इतना साफ नेक्सस दिखाई दे रहा है, उन देशों के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि जो देश पाकिस्तान को सपोर्ट इस संकट के समय भी कर रहे हैं, ऐसा देख के भी उनको ज़्यादा बड़ा दोषी मैं मानता हूँ। पाकिस्तान को अब बेचारगी आप कह सकते हैं कि जिस हालत में वो है, वो एक जाल के बाद दूसरे जाल में फंसता ही जा रहा है। एक से निकलने की कोशिश करता होगा, हालांकि कोशिश करते भी कभी नहीं दिखा है, लेकिन वो रोज एक नए जाल में फंसता जा रहा है। लेकिन चीन क्या सोच के वहाँ कर रहा है, तुर्की क्या सोच के कर रहा है, IMF ने क्या सोच के उसको अब पैसा दे दिया, ये सब चीन तो लद्दाख सीमा को लेकर के, अरुणाचल प्रदेश को लेकर के खार खाता ही है ना। तो क्यों कर रहा है, इसका जवाब तो ये है EU कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन की जो इमेज है उसका नुकसान चीन और पाकिस्तान को क्यों नहीं हो रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। वही चीन का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। चीन का ना बिजनेस अभी उस तरह से कहीं असर हुआ है, ना चीन में इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में अभी दीपक बोल रहे थे कि वो यहाँ से क्लियर होके जाता है। चीन में तो इन्वेस्टमेंट का भी फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे यहाँ अब पैसा आने की बात आ रही है, ये पैसा तो चीन में अभी तो 1.5-2 साल से चीन ऐसा इन्वेस्टमेंट आकर्षित कर रहा है सारी दुनिया का। तो इसके बाजार अपने लॉजिक से चल रहा है, दुनिया और टेररिज्म अपने लॉजिक से चलते हैं। तो इन दोनों को एक साथ देखने का, ट्रंप साहब जरूर बाजार के भरोसे हैं कि वो सुलझा देंगे समस्याओं को, लेकिन बाजार के भरोसे समस्याएं सुलझेंगी नहीं, सुलझती नहीं हैं। उनको दूसरे लेवल पे ही ले आना होगा। और पाकिस्तान के मामले में सचमुच जल्दी समझ में नहीं आता कि इस समस्या को कैसे निपटाया जाएगा, कैसे किया जाएगा। और इसकी जड़ें विभाजन से ही आती हैं, और वो अंग्रेज़ी हुकूमत इस विभाजन के बीज बो के गया है। अब वो बड़े शांति से बैठ के सारा तमाशा देख रहे हैं और हम भुगत रहे हैं। तो इसको कैसे निपटाएंगे ये समझ में जल्दी आता। लेकिन हम जो कर रहे हैं या ये जो कदम हैं छोटे छोटे, इन सब से एक दबाव तो बढ़ ही रहा है और एक दबाव पड़ता ही है निश्चित रूप से। जी जनरल अश्विनी सिवाच जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये क्योंकि हमारी डिबेट भी जो लोग देख रहे होंगे और जो लोग इस तरीके की चीज़ें पढ़ लिख रहे होंगे कि भाई ये जो परमाणु हथियार पाकिस्तान सेफ नहीं है, कहीं वो किसी और देश को बेच सकता है या कहीं आतंकवादियों के हाथ परमाणु बम लग जाए, जरा उनके लिए थोड़ा सा बताइए सर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप इसको बताएं कि परमाणु बम किसी के हाथ लग जाए तो परमाणु बम का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जब तक उनको आपस में जोड़ा नहीं जाएगा परमाणु बम को लॉन्च नहीं किया जा सकता है। एक ये मसला, और दूसरा ये मसला कि पाकिस्तान के पास अगर परमाणु हथियार सेफ नहीं है तो ये खुद पाकिस्तान के, अपने पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी हानिकारक चीज है, कितना बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए। देखो अनुराग, ये सच्चाई है, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा देश है वो समझने वाला नहीं। वो कहते हैं जब उसकी कंडीशन ऐसी हो जाए कि भाई अब वो तो डूबने वाले हैं और दूसरे को भी डुबो देंगे। ये सच्चाई है कि ये बार बार बात आती है पूरे वर्ल्ड फोरम में कि भाई पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं। तो आप जो बात कर रहे हैं कि भाई दो बातें हो सकती हैं, एक सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि वहां सिविल वार जैसी सिचुएशन है, कल को आतंकवादी टेक ओवर कर लेते हैं या आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर हथियार पड़ जाते हैं, तो फिर इसका क्या होगा। अब बात आती है कि क्या ये इतना आसान है, क्योंकि सच्चाई है कि न्यूक्लियर हथियार का कंपोनेंट जो है वो अलग अलग जगह होता है, इतनी जल्दी उसको असेंबल करके ऑर्डर नहीं देते। मगर अगर पूरे ही हथियार टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए और टेररिस्ट ही रूल कर रहे हैं तो फिर इसका इस्तेमाल हो सकता है। और ये डर है, ये डर हमारा तो नहीं है, तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल लिया है कि वो कहते हैं 9 देशों के पास आज की तारीख पर न्यूक्लियर हथियार हैं, जिसपे 5 P5 हैं और 4 हैं इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में क्यों बोलते हैं इतना और कुछ नॉर्थ कोरिया के बारे में। सच्चाई ये है कि ये अच्छी बात है, हम IAEA में भी रेज कर रहे हैं इसको। अगर हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, मैं बिल्कुल मानता हूं कि इनको ग्रे लिस्ट में डालना मुश्किल है, 3 कंट्री देंगे, मगर आज हम
एक इंटरनेशनल फोरम में तो बताना स्टार्ट कर गए हैं कि भाई वाकई देख लो, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है। ये न्यूक्लियर वेपन अगर सेफ नहीं है, ये खतरा भारत के लिए नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए है, और ये पाकिस्तान के खुद भी है। पर पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो अपना नुकसान कर लेगा दूसरे का नुकसान करने के लिए। और ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये जो आईएए को भी और भारत को भी ये पूरी डिटेल नहीं देते, ये छुपाते हैं। और क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर हथियार भी चोरी छुपे बनाया है, जिस प्रकार से AQ खान चोरी करके वो फ्रांस से लेके ब्लूप्रिंट आए थे, और फिर लीबिया और नॉर्थ कोरिया में अगर न्यूक्लियर हथियार बने हैं तो वो भी इनका देन है। तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है, इसलिए जरूरी है कि वहां कुछ भी हो सकता है। और अगर हम आईएए को बता रहे हैं या इंटरनेशनल फोरम में बता रहे हैं तो इसमें नुकसान नहीं है। एक बार अगवा कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को कि वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है। इसके ऊपर या तो आप ऐसे प्रोटोकॉल लगाए आईएए कि उसको यकीन करे सेफ है, क्योंकि वहां से जब आवाज आती है कि हम न्यूक्लियर हथियार यूज कर सकते हैं, वो बोगी कौन है? हमने बोला है कि एक न्यूक्लियर हथियार बच्चों का कोई खिलौना तो है नहीं कि इसको इस्तेमाल करें। न्यूक्लियर वेपन आर नॉट वेपन ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक कभी इस्तेमाल नहीं हुए और ना होंगे। मगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देख के, पाकिस्तान का आतंकवाद का अगर आप देखें अनुराग, एक नई बात हुई है इस बार जो 4 दिन में, कि पहली बार जो है ऐसा पता चला कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी और आतंकवादियों का गठजोड़ है। कि जिस प्रकार से एक आतंकवादी के जनाजे में पाकिस्तान के कोर कमांडर और जनरल ऑफिसर वहां हैं, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं प्रोविंस के, तो वो अलग अलग तो है नहीं। इसका मतलब जिस देश के अंदर आतंकवाद इस दबाव पे पहुंच चुका है कि वो रूल कर रहा है, वहां कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम इन इंटरनेशनल फोरम में इसको अगवा कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। कम से कम वर्ल्ड कम्युनिटी को पता तो चले, वो ये तो ना कहे हमें बताया नहीं। और ये सच्चाई है पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि वाकई पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ नहीं है और वो गलत हाथ में पड़ सकते हैं। जी, जिस वर्ल्ड कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं अश्विनी शिवाजी, मुझे लगता है कि उस वर्ल्ड कम्युनिटी को ये बातें सब पता हैं जो आप कह रहे हैं, सवाल स्वीकार करने की है। यूके देबनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक 2 दिन पहले बड़ा इंपॉर्टेंट बयान इसरो की तरफ से आया था, उसका मैं यहां जिक्र करना चाहूंगा, करना भी चाहिए। 10 सैटेलाइट्स हमने ऐसे तैयार किए हैं जो पैनी नजर रखे हुए हैं हर गतिविधि पर। यानी कि पाकिस्तान अगर परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचेगा भी या उसके परमाणु ठिकानों पर किसी तरह की कोई गतिविधि और हलचल होगी, उसके कंपोनेंट्स को असेंबल करने की कोशिश की जाएगी, पत्ता भी वहां हिलेगा तो हमें इस बाबत खबर हो जाएगी और हम एक्शन ले सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या यह काफी है? देखिए, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार, दुनिया के सारे देशों के न्यूक्लियर हथियार हमेशा डिस्पर्स्ड होते हैं। उसका जो मेन कोर होता है यूरेनियम का, वो अलग जगह पर होता है। फिर उसको फटाने के लिए एक हाई, थोड़ा समझाइए सर, इसे टेक्निकली समझाइए। देखिए, क्या होता है कि किसी भी एटम बम में जो यूरेनियम का कोर होता है, यूरेनियम 235, वो बीच में सेंटर में होता है। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, जितना भी हो। और फिर ये अपने आप नहीं फटता है, ये अलग अलग होते हैं। एक शब्द होता है क्रिटिकल मास। तो समझिए, क्रिटिकल मास, मैं दर्शकों को एग्जांपल देता हूं। क्रिटिकल मास अगर 60 किलो है तो 30 किलो इधर रखते हैं, 30 किलो इधर रखते हैं। तो आप कुछ भी लीजिए, जब 30 किलो का जो यूरेनियम है वो सब क्रिटिकल है, फटेगा नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। लेकिन जब उस बम को फाड़ना होता है तो इसके आसपास एक हाई एक्सप्लोसिव का कवर होता है, आउटर कोर, आउटर कवर। जब वो फटता है हाई एक्सप्लोसिव, तो उसके शॉक से ये दोनों जो न्यूक्लियर अलग अलग हैं, 30 किलो 30 किलो, ये मिल जाते हैं, चिपक जाते हैं और 60 किलो के हो जाते हैं। यानी अब ये सब क्रिटिकल से क्रिटिकल मास बन जाता है। अब इसमें ट्रिगर मारना पड़ता है। तो ये जो सारे कंपोनेंट, ये जो ट्रिगर है, ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड करने की प्रोसेस है उसको चालू करता है। जाहिर बात है, ये बॉम्ब आप यहां तो फटाएंगे ही नहीं, इसके लिए आपको डिलीवरी सिस्टम चाहिए, चाहे मिसाइल हो, रॉकेट हो, सबमरीन हो, हवाई जहाज हो, वो भी और कहीं पर है। तो ये जो सब सिस्टम है, इन सबको दूर दूर रखा जाता है आपस में। दुनिया के सारे देश ऐसा करते हैं। अब हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर्स हैं, जिससे हम इनको भांपते रहते हैं। और काफ़ी हद तक करीबन आप सोच लीजिए 100 में से 66% प्रोबेबिलिटी है कि हम अगर वो इन सब अलग अलग कंपोनेंट्स को पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा।
लेकिन ये सोचना कि दहशतगर्दों के हाथ में आ जाएगा देखिए, हम जनरल शिवाज भी हमारे साथ हैं, मैं भी एयरफोर्स में था। वो ये कह रहे हैं अगर आतंक का रूल आ गया, जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा तालिबान का शासन आ गया रातों रात, तो इस तरीके से अगर आतंक, सेना किस तरीके से आतंकवादियों को ट्रेन करती है, आईएसआई का क्या रोल है, तो ये कोई हाइपरबोलिक नहीं है सर कि वहां आतंक का शासन आ नहीं सकता, और इनडायरेक्टली है भी आतंक का शासन वहां पर, लेकिन अगर डायरेक्टली आ गया तो अश्विनी सिवाज जी का वो एक आशंका थी कि तब वो भी हो सकता है। देखिए, पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, वो सरकार की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल, आ रहा हूं आपके पास जी, बोलिए। हाँ। लेकिन जितनी भी हमने सीरियस मिलिट्री स्टडीज की है, हमसे ज्यादा इजराइल ने की है। सीरियस मिलिट्री स्टडीज ये कहती हैं कि इन हथियारों का फिजिकल पोजीशन आतंकवादियों के हाथ में जाना असंभव है, होगा नहीं कभी। उससे पहले हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, आपके कहने का मतलब ये है? नहीं, उससे पहले देखिए, पाकिस्तान की एक सरकार होती है, हम चाहे मैं प्रोफेशनल बात कर रहा हूं, जज्बाती बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान में एक सरकार है, पाकिस्तान में एक मिलिट्री है जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड सरकार को वहां की मिलिट्री रूल करती है, मत बोलिए। जी हाँ, वहां की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी की मिलिट्री है, चाहे वहां पे पीपीपी हो, पीटीआई हो, या अभी शहबाज शरीफ हो, पीएमएलएन, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री जो है, मैं एक शब्द शायद दर्शकों को सुनने में अच्छा ना लगे, ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री है। तो वो कभी भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को किसी आतंकवादी के हाथ में देंगे नहीं। हाँ, ये हो सकता है चेन ऐसे हो कि आतंकवादी जो हैं वो उनकी जैसे न्यूक्लियर कमांड है उसको इन्फ्लुएंस कर सके। देखिए, ट्रिगर किसके हाथ में होता है, डिसीजन कौन लेता है किसी भी देश में, पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, सीसीए के दूसरे मेंबर्स, पाकिस्तान में आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ। जो आतंकवादी हैं वो इनके डिसीजन चेन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जी सर, वहाँ के जनरल आतंकियों के जनाजों में जाते हैं, तो अब ये इस मामले में कहा जा सकता है कि फिर हो सकता है कि जनरल साहब न्यूक्लियर ठिकाने तक भी आतंकी को ले जाते हो। बहरहाल आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आरपी सिंह साहब, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और भारत को इसमें कहीं कोताही बरतने की गुंजाइश है नहीं। नहीं, भारत को तो कहीं और दुनिया को भी कहीं कुतहत बरसने की जगह नहीं है, परंतु जो मूल बात है, अफगानिस्तान भी एक पूरा ठीक ठाक देश था जहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक चलता था, वहाँ पे आर्मी भी थी, कंट्रोल भी था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी थी। कब रातों रात बदल गया पता नहीं लगा। मतलब पाकिस्तान में भी आर्मी है, कल आर्मी का बगावत कर देगी, आर्मी का कौन सा हिस्सा बगावत कर देगा पता नहीं लग सकता जी। वो कोई स्ट्रक्चर स्टेट नहीं है आज पाकिस्तान। वो कोई एक ऐसी स्टेट नहीं है जिसके ऊपर किसी एक कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम हो, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम से लोग कानून से दुनिया देश चलता हो। हाँ। अब उदाहरण के मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, कल बलूचिस्तान अलग हो जाता है और मुझे नहीं पता वहां पर अगर इनके हथियार हैं या किसी और कोई हिस्सा सिंध अलग हो जाता है, ठीक है, तो वो कंट्रोल किसके पास होगा? ठीक है आरपी सिंह साहब, समय की कमी है, एक लास्ट कमेंट आपका सर राजकिशोर जी। जी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो ये बात चल रही है, कल को वहां पर मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोग वहां पर निजाम में नहीं होंगे, कोई नहीं कह सकता वहां पर जिस तरीके की परिस्थितियां हैं। और एक बात यहां समझनी पड़ेगी कि जो बात हो रही कि चाइना या अमेरिका या टर्की जैसे लोग, जो उनकी बात चल रही थी, अभी चाइना में क्या हुआ कि जो PL-15 जो मिसाइल बनाती है कंपनी, उसके शेयर जैसे ही कंपनी खुली, वो तुरंत जो है 9% नीचे गिरे आके। कुल मिलाकर ये सारी जो सप्लाई थी, जो सारी चीजें थी, चाइना और इनके तुर्की ने दिया हुआ था पाकिस्तान को।